नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं बिहार का महासंग्राम। लगातार हम आपको अपडेट देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जिस तरह से एनडीए आगे चल रही है और एक बड़ी खबर आ रही है, शुरुआत उसी से करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों में एनडीए को बम्पर बढ़त मिली हुई है। एनडीए 190 के पार जाती हुई दिख रही है। रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महागठबंधन 49 सीटों पर आगे। पटना बीजेपी ऑफिस में जश्न की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। एनडीए आगे चल रही है। रुझानों में एनडीए को बम्पर बढ़त मिली हुई है। 190 सीटों के पार जाती हुई दिख रही है एनडीए। रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त मिली हुई है। शुरू से ही लगातार हम देख रहे हैं कि रुझानों में एनडीए को बढ़त मिली हुई है। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा न्यूज रूम से। मनोज जी, एनडीए जैसे तमाम एग्जैक्ट पोल बता रहे थे कि एनडीए बहुमत में आने वाली, लेकिन उन एग्जैक्ट पोल से भी आगे निकलता दिख रहा ये महागठबंधन जिस तरह से पिछड़ा हुआ है और एनडीए बहुत तेजी से आगे आया है। क्या वजह देखते हैं आप इसके पीछे? महिला सबसे बड़ी बात है विजय जी। पहले चरण की वोटिंग और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद लगभग 10% महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। तो एक जो कॉस्ट कॉम्बिनेशन था जेडीयू का और आरजेडी का, तो आरजेडी को जो उम्मीद थी कि मुस्लिम और यादव वोटों से, तो वो उस वोट बैंक में मुझे लगता है महिलाओं के कारण भारी सेंध लगी है, क्योंकि यादव महिलाओं चाहे मुस्लिम महिलाओं या जो भी महिलाएं हैं उन सबके खाते में चुनाव के पहले 10-10 हज़ार रुपये आए थे। तो मुझे लगता है कि उन महिलाओं ने भी जाति और पार्टी का बंधन तोड़कर नीतीश कुमार के पक्ष में वोट किया है। वरना ये जो एक कारण आपको लगता है महिला ये फैक्टर हो सकता है कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं कि 190 के पार भी एनडीए जा सकता है, 190 सीटों पर तो बढ़त में है ही, उसके पार भी जा सकता है। सिर्फ महिला एक फैक्टर है कि और भी कोई वजह है? मुझे लगता है ब्रजेश जी इकलौता जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आप एक उदाहरण देखिए मध्य प्रदेश में देखिए, जहाँ से हमने देखा लाडली बहना स्कीम शिवराज सिंह चौहान लाए थे। तमाम सारे राजनीतिक पंडित ये कहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हो रही है, लेकिन आप देखिए कि 2003 के आसपास बीजेपी गई, जब 173 सीटें जीती थी, इस बार 163। झारखंड में सब ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन को जिस प्रकार से जेल भेजा गया था कि उनकी पार्टी चुनाव हार जाएगी, लेकिन उसी लाडली बहनाओं ने महिलाओं के अतिरिक्त वोट मिले और उनकी सरकार रिपीट हुई। उसी महाराष्ट्र में आप देखिए एक तरफा नतीजा है। सब ये जो लोकसभा चुनाव के हिसाब से नतीजा अनुमान लगा रहे थे कि कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन आप देखिए एक तरफा मुकाबला रहा और जो बीजेपी और उनके सहयोगी थे उनको जीत मिली है। तो ये परिणाम बता रहे हैं कि महिलाएं अब जो है गेम चेंजर साबित हो रही हैं। आरजेडी के साथ ही प्लस माइनस पॉइंट ये रहा कि उनका चुनाव कैंपेन तो सही दिशा में चलाया तेजस्वी ने, कि वो रोजगार की बात कर रहे थे। बता रहे हैं मनोज जी कि आगे बढ़ती जा रही है, 190 से 191 हो गई। बिल्कुल हो सकता है ब्रजेश जी, हम ये सोचता है कि जब ये नजदीकी का मामला 200-500 हो सकता है, हम 200 का अगर आंकड़ा भी ये गठबंधन अब से छू ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन मेरे हिसाब से अब 180 के नीचे तो ये गठबंधन नहीं जा रहा है, बीजेपी एनडीए गठबंधन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब तेजस्वी अपना कैंपेन सही दिशा में ले जा रहे थे, वो रोजगार की बात कर रहे थे, वो शिक्षा की बात कर रहे थे, वो स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, लेकिन बीच में राहुल गांधी की एंट्री होती है एसआईआर के बाद, वो वोट चोरी का नया कैंपेन लेकर आते हैं। पूरे बिहार की हम देखते हैं 100 से ज़्यादा सीटों को वो नाप देते हैं। नतीजा आप देखिए कि मुश्किल से कांग्रेस कहना चाह रहा है हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो आप देखिए 2020 में तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनने के करीब, तो 19,000 वोटों का अंतर था दोनों गठबंधनों के बीच, और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने से रहेगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब था। 70 के आसपास वो सीटें लड़े तो 17 भी जीत पाए थे। अगर कांग्रेस अपनी सीटों में 10 का भी इजाफा कर लेती तो हो सकता है तेजस्वी अभी मुख्यमंत्री के रूप में भी ये चुनाव भी लड़ रहे होते।
इस बार भी आप देखिए, इस बार मुकेश सहनी भी डूब गए हैं, जिनके जो पिछली बार बीजेपी के गठबंधन के साथ थे। और एक जो मुझे लगता है गेम चेंजिंग में एक और जो फैक्टर काम आया है वो हैगा चिराग पासवान की एलजेपी। आप देखिए पिछली बार वो लगभग 125 से ज़्यादा सीटों पर लड़े थे और उन्होंने आरजेडी को एक तरह से मदद की थी, क्योंकि उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए। एक सीट वो जीते थे, लेकिन 40 के आसपास सीटें ऐसी थी जिसके कारण महागठबंधन को जीत का सामना करना पड़ा और जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। 5 से 6% वोट शेयर है उनका। इस बार 29 सीटें मिली, 40 मांग रहे थे और ये माना जा रहा था कि वो इस गठबंधन की कमजोर कड़ी है। लेकिन देखिए 20 से ज़्यादा सीटों पर वो आगे चल रहे हैं और उनका जो वोट ट्रांसफर हुआ, पासवान वोट, वो मुझे लगता है गठबंधन के सारे सहयोगियों को बराबर से ट्रांसफर हुआ है, जिसका प्लस पॉइंट ये हम देख रहे हैं कि अगर किसी गठबंधन में कांटे का मुकाबला हो और अगर 4-5 वोट परसेंट अगर शेयर उसमें बढ़ जाता है, अगर 3% वोट शेयर भी हम देखते हैं किसी गठबंधन के पास ज़्यादा होता है तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। 2% होता है तो हम देखते हैं कि एक बड़ा मार्जिनल विक्ट्री होती है। 1% के आसपास होता है, कांटे का मुकाबला होता है। लेकिन हम यहाँ वोट शेयर के हिसाब से देखें क्योंकि लगभग 3% का दोनों के बीच अंतर है, इसलिए टेली में आप देखिए कि जितना एक जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी ने जीती है उतनी तो महागठबंधन के पूरी सीटें मिलाकर हम देख ले तो नहीं मिल पा रही है। अब दिलचस्प आंकड़ा यह है कि ये तो सबको पता है नीतीश मुख्यमंत्री होंगे कि बड़ा भाई कौन होगा। पिछली बार आरजेडी सबसे बड़ा दल थी, 1 सीट कम पाकर बीजेपी थी और तीसरे नंबर पर 43 सीट पाकर जेडीयू थी। लेकिन जेडीयू लग रहा है फिर बड़े भाई की भूमिका में आ गई है और 2015 जैसा नतीजा जेडीयू के पक्ष में फिलहाल मुझे दिख रहा है। लेकिन एक और दिलचस्प चीज आ रही है कि जैसे तेज प्रताप खूब सुर्खियों में रहे इस चुनाव में, लेकिन मतदाताओं ने एक तरह से क्या नकार दिया, 10,000 वोटों से पीछे। और तेजस्वी की बात करें तो वो कोई ज्यादा मार्जिन से आगे नहीं चल रहे हैं, 1000 के अंदर से आगे। तो ब्रेज जी जब ऐसी बम्पर, मुझे लगता है वो बहुत बदकिस्मत आदमी होगा जेडीयू और बीजेपी गठबंधन का ये चुनाव हार रहा है, क्योंकि जब आपकी पार्टी 193-95 सीटें जीत रही है और ऐसे में कोई प्रत्याशी हार रहा है तो मुझे लगता है वो बड़ा दुर्भाग्यशाली होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि आंधी टाइप की आएगी कि इस तरह से एकदम हम देखेंगे कि तेजस्वी और महागठबंधन बह जाएंगे उसमें। ये ब्रजेश जी तब हम मध्य प्रदेश का उदाहरण है, हमारे पास बिहार का उदाहरण है, अभी हमारे पास इसके पहले महाराष्ट्र का उदाहरण है, हमारे पास इसके पहले देखिए हरियाणा का उदाहरण है। चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय करा देता हूं जी मनोज जी, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी, बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। आलोक रंजन है हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, रंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह है, बीजेपी प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। रूपेंद्र मिश्रा है हमारे साथ जन स्वराज से, रूपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभय विश्वास भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू से प्रवक्ता हैं, अभय जी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश मिश्रा जी, मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी शुरुआत आपसे ही करते हैं। जिस तरह से आपने मनोज जी कह रहे थे कि लड़कियां खासकर महिलाएं जो मध्य प्रदेश में कमाल दिखाई, महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में, क्या वही वजह है कि जो हम देख रहे हैं एनडीए इतने रुझानों में बढ़त बनाए हुए? मिथिलेश जी देखिए, यहाँ तो बिहार में जिस तरीके से अभी चल रहा है, बड़ा ही जो शुरुआती दौर था मतगणना के पूर्व की बातें अगर हम करें, जो शुरुआत नहीं हुआ था उस समय महागठबंधन जिस तरीके से अपने तेजी लाया था तो लग रहा था कि अब की बार महागठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। अब पिछली रात्रि की मैं बात बता दूं कि अचानक तेजस्वी यादव ने अपने घर में आवास पर उन्होंने एक बैठक बनाया जिसमें दीपांकर भट्टाचार्य और कई लोग वहां पर उपस्थित थे। सभी को यही दिमाग में बात बैठ गया था कि अब की बार बीजेपी को छोड़ करके, यानी कि जदयू को छोड़ करके, एनडीए को छोड़ करके अभी महागठबंधन अभी सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन अप्रत्याशित तरीके से अभी की जो स्थितियां हैं, हमें जो लग रहा है कि एनडीए अब की बार में 200 से ऊपर चला जाएगा, जो आपको पिछले बार की जो रिकॉर्ड था वो तो हम एग्जिट पोल में भी नहीं देख रहे थे, ओपिनियन पोल में भी नहीं देख रहे थे, फिर ऐसा कैसे हो गया? देखिए यहाँ पर तो अजीब तरीके का यहाँ पर अभी जदयू की कहानी मैं कह लूं, अभी शुरुआती दौर में जब आपका 8 बजे से मतगणना शुरू हुआ था तो उस समय लगा कि अब की बार बीजेपी फिर अभी आगे बढ़त के लेकर के चला जाएगा। लेकिन अभी बड़े भाई के रूप में आज भी ये लोगों के बात बैठ चुका है कि जदयू यानी कि नीतीश कुमार ही आगे बढ़े रहेंगे। अभी 84 का रुझान दिखा रहा है कि जदयू की तरफ से जदयू के पक्ष में जा रहा है, जहां वहीं पे बीजेपी अपनी 81 पर अपने दिखा रहा है। वहीं पे अगर देखें रामविलास पासवान की जो पार्टी है जिसमें चिराग पासवान अभी बढ़त अपने बढ़ा करके रखा, उन्होंने 22 पे अभी रुझान उनका दिखा रहा है और वही आरएलएम पर 4 पर चले जाइए। आरजेडी के सबसे हास्यपद और हाशिए में चले गए
अभी जो 33 की इनकी रुझान मात्र दिखा रहा है, शुरुआती तौर पे ऐसा लग रहा था कि अभी आगे बढ़त चला जाएगा, वो सीधे 60 तक पहुंच गए थे। हम लोग लगा कि रुझान में अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी अनुपात अभी चल ही रहा था, लेकिन अचानक जो उनकी शेयर बाजार की तरह गिरने शुरू हुआ, अभी 33 पर लाकर के 32 पर लाकर के अभी अटक गया है। अब धीरे धीरे और इनकी बढ़ेगा या घटेगा तो लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर में लगभग साफ हो जाएगा। लेकिन अभी और कल रात्रि की जो दोनों की अगर बीच की बातें निकालें, जो महागठबंधन जिस तरीके से उत्साह आपने दिखा रहा था, और एक और भी सबसे हास्यास्पद बातें आ गया था जब उनके तेजस्वी के मामा सुनील कुमार जी ने एक तरीके का उन्होंने जो आम जनमानस में लोगों को उत्साह की जगह पर उन्होंने एक रोष पैदा कर दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर अब की बार किसी तरह की कोई धांधली अगर होगा तो निश्चित तौर पे नेपाल की स्थितियां पैदा हो जाएगा। तो ये सारी बातें की जो पोटली था, अब वो पोटली तो लगता है कि उनको बंद हो गया होगा, जिस तरीके का एनडीए का भी फिलहाल का रुझान अभी दिखा रहा है। जी तो रंजन जी, ऐसा क्या हो गया, क्या कांग्रेस ले डूबी? क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की आप अच्छी मुद्दों की बात कर रहे थे, असल मुद्दों की बात कर रहे थे, और फिर बाद में वोट चोरी पर केंद्रित हो गए, कहीं ना कहीं भटक गए राहुल गांधी की वजह से, इसलिए हालात हो गए। देखिए, मुझे लगता है कि अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा, और जैसा कि अभी हम लोगों ने देख रहा है और इलेक्शन कमीशन की भी वेबसाइट हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने पाया ये कि अभी लगभग 39 सीट ऐसे हैं जहां पर कि 500 से कम की जो वोट मार्जिन है, और 53 सीटें ऐसी हैं जहां पे 1000 से की वोट का मार्जिन कम है। तो हमको लगता है कि अभी ये जल्दीबाजी होगा। अभी ये शुरुआती रुझाने हैं और तकरीबन अभी 28 से 35 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, तो इसके बाद जो नतीजे है वो स्पष्ट होंगे। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने इस बार पलायन के का जो दंश जो झेल रही है, रोजगार का जो दंश झेल रही है, उसको लेकर उन लोगों ने वोटिंग की है, और निश्चित तौर पे परिणाम हमारे पक्ष में होगा। तो आपको भी लग रहा है कि परिणाम पक्ष है, जबकि देखा जाता है कि 11 के बाद जो रुझान रहते हैं, हाँ आपने माना कि 500 की कुछ सीटें हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आप बहुमत में आ जाएंगे? इतना उलटफेर हो जाएगा एकदम? भाई ये सीटें कम हो सकती हैं, मान ली हमने आपकी बात कि 191 192 से ये 150 के अंदर आ जा सकती हैं, तब भी तो बहुमत उन्हीं को मिल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे हमें बिहार की जनता पे पूरा भरोसा है, और हमें ऐसा भरोसा है कि बिहार की जनता महागठबंधन का सरकार इस पर चुनने जा रही है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अभी तेजस्वी जी तो खुद ही पीछे हो गए हैं। अभी ये कहना हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं 1200 वोटों से पीछे हो गए हैं तेजस्वी यादव। राजेश जी, अभी ये कहना काफी जल्दीबाजी होगा, क्योंकि ये अभी शुरुआत मैं आ रहा हूं आपके पास। महुआ से तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे हो गए हैं, 1200 वोटों से तेजस्वी पीछे हो गए हैं। पहले ये आंकड़ा 900 था, अब 1200 पर पहुंच गया है। महुआ से तेज प्रताप भी पीछे चल रहे हैं। वो तो चौथे नंबर पर पहुंच गए ब्रजेश जी, तेज प्रताप महुआ से। वो तो शुरू से 10,000 तक का आंकड़ा हो गया था, लेकिन 900 पर थे तेजस्वी, और अब वो 1200 पर बढ़ता ही जा रहा है। रंजन जी, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, नेता को पीछे कर दिया अभी तो। अभी बहुत जल्दीबाजी होगा इस बात को कहना। अभी तो हम कह ही रहे हैं कि ये अभी शुरुआती रुझान है, अभी काउंटिंग जारी है। अभी तकरीबन 28 से 35 राउंड की कहीं काउंटिंग अभी बाकी है। तो ये कहना अभी शुरुआती रुझान पे है कि कौन सरकार बना लेगा, ये अभी जल्दीबाजी होगा। धर्मेंद्र जी, वो कह रहे हैं जल्दबाजी है, अभी तो 28 से 35 राउंड बाकी हैं, और आप मुस्कुरा रहे हैं जैसे जीत ही गए हो। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग नहीं जीते। और रहा बात कि शुरुआती रुझान का, तो बच्चे के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। ये कहा जाए कि हर चीज का एक शुभ और एक अशुभ होता है, तो हम तो इस बात को मानते हैं। देखिए, हमारे बड़े भाई अभिभावक आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी जिस दिन बिहार के प्रभारी बने, ये मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर उसी दिन आ गई, क्योंकि वो एक अजब, मतलब बहुत ही मिलनसार, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को लेकर चलने वाले हैं। इस तरीके से कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि मानो उनमें ऊर्जा से लवरेज हो जाता है, और उसमें एक भूख हो जाती है काम करने की। अरे बाप, मैं और कैसे करूं, और कैसे अच्छा करूं। तो ये मान लें कि इस जीत के इनाम में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। देखिए, ये तो उनका नाम ही नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैंने
क्या बोलते हैं उत्साह में बोल दिया। अब ये मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक परिवार के संगठन के साथ साथ परिवार है, और विशुद्ध रूप से भारत में यही एक हमारा पार्टी है जिसे सच्चा लोकतांत्रिक पार्टी कहा जाएगा। यह किसी को पता नहीं था कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी बन जाएंगे। हमारे यहाँ पहले से कुछ तय नहीं होता है। उसका कारण है कि कोई राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव जी हैं, लेकिन नीतीश बनेंगे मुख्यमंत्री, ये तो तय है ना कि तय उसमें है, भी तय कुछ है। शंका है। नेता 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 हमारे नरेंद्र मोदी, नेतृत्व बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का, और नीतीश कुमार जी को यहाँ की जनता ने उनके व्यक्तित्व पे, उनके काम पर ये तो वोट मनोज दिया जी, है। अमित देखिए, शाह ये जी तो- भी एक मिनट, ये जो चर्चा आज में स्पष्ट कर चुके हैं। राष्ट्रीय जी। जनता दल की ये जो दशा हुई है, ये तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। बिहार के विधानसभा चुनाव में 24-27 पर आकर अटक गए थे, लेकिन चाचा का मेहरबानी भतीजा पर हो गया था, वो उधर चले गए थे। ये तो वामपंथ और राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से ये तो मर इन्हें गया था जानकारी बिहार। नहीं है। अगर सिर्फ 2010 का अगर चुनाव छोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय हाँ। जनता दल हमेशा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही है। नहीं, 2010 का अगर चुनाव छोड़ दिया जाए राष्ट्रीय जनता दल का तो मतलब मैं बताता हूँ, उसके पहले आप आगलाइएगा आलोक जी, तो आप लोग का ये चाचा जनता को दल तो आप परिवार लोग ही था। खत्म करना चाहते थे, इसीलिए वो तो बोले आके गिड़गिड़ाए कि हमारा अरे पार्टी आप बचा नहीं, लीजिए। आप लोग तो लालू जी पूरी तो बड़े तैयारी मेहरबान व्यक्ति हैं। वो लोग देखिए, आपके आपके उन्होंने तो पार्टी आपके बचाने का काम आपके किया बड़े था। नेता बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भारत में हालात वह हो जो श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो चुकी है। आपके बड़े बड़े नेता धमकी दिए हैं। ये तो कब से आप लोग बेचैन हैं? हमको लगता है 11 साल से ये लोग बेचैन हैं, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की सत्ता संभाली है। मैं बता दूं भाई, कभी भी नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं, वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। और ये पूरा का पूरा विस्तृत संगठनात्मक ढांचा है हमारे संगठन में। हमारे संगठन में किसी को नहीं पता होता है कि कल मैं क्या करूंगा। अब आरा का ही ले लीजिए, आरा के आदरणीय विधायक श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी 5 टर्म के विधायक थे, 5 बार उन्होंने चुनाव जीती 2000 से लेकर 2025 तक। और संगठन ने कहा कि एक आम कार्यकर्ता जो मेरे मित्र हैं, बड़े भाई समान हैं, संजय टाइगर जी, जो 2010 से 2015 तक संदेश विधानसभा में नेतृत्व कर चुके हैं, उन्हें भी नहीं पता था। पार्टी की नजर उन पे थी कि किसको लड़ाया जाए। पार्टी ने उनको लड़ाया, और उसी दिन से जितने टीम टोली संगठन के थे सारे के सारे, मैं बोलता हूं ना, मेरा संगठन व्यक्ति प्रधान नहीं, वो निशान प्रधान है। हमारे यहाँ कोई भी कमल का फूल लेकर आएगा, कमल का निशान आएगा। हम कार्यकर्ता को ऐसा अनुशासित करके यह प्रशिक्षण दिया गया है कि हम हमेशा अपने पार्टी के निशान के साथ रहते हैं, और वही हम भोजपुर में कर रहे हैं। ये छोटे भाई आलोक जी कर रहे हैं। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपनी भावना को प्रकट कर रहा हूं। ये पूरी तरह से भोजपुर में ही नहीं, शाहाबाद में महागठबंधन मुक्त करने की ठान ली है यहाँ की जनता ने। शाम को अब परिणाम देखिएगा। अरे हम अज्ञाओं जीत रहे हैं। लेकिन हमारे धर्मेंद्र जी, मित्र हैं ये महेश नीतीश जी की पासवान आंधी थी या मोदी जी? अरे ये देखिए, जनता की आंधी थी। जनता किसी तरह के बहकावे में नहीं आई। शुरू में आम आदमी पार्टी ने जो माइलेज, माफ कीजिएगा, जन स्वराज पार्टी ने जो माइलेज लिया था, तो कहते हैं ना कि अगर समय के पहले ट्यूब में अगर आपने हवा डाल दिया हो और उस गाड़ी को आप कहीं खड़ी कर दें, तो मैं 6-7 दिनों के अंदर वो हवा निकल जाता है। तो पहले तो बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि जन स्वराज का हवा समय से पहले निकल गया। और दूसरी तरह से ये कितना भी हथकंडा अपनाना चाहे, जात का, जमात का, अगड़ा का, पिछड़ा का, इन पर बिहार की जनता ने भरोसा नहीं किया। बिहार की जनता ने बिहार के काम पर, बिहार के मुखिया के साथ जाना पसंद किया कि नहीं, हमको विश्वास है। यह मैं जो पूछता आपने हूं डराया लोकतंत्र- था कि लालू यादव का शासन जैसा शासन आ जाएगा, उस डर की वजह देखिए, से ये हुआ। डराने की ये मैंने डराया नहीं था, हमने बतलाया था। डराने में और बतलाने में अंतर है। अच्छा, लालू यादव जी के शासन में आम आदमी को छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के ही विधायक स्वर्गीय ब्रिज बिहारी प्रसाद जी की पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी जाती है। इनके ही पार्टी के मसरख के विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी जाती है। हेमंत शाही सांसद की हत्या कर दी जाती है। जी तो आपके कृष्णैया शासन में भी तो IAS हत्या हो गई बीच चुनाव में।
अरे उम्मीदवार हमारे को जेल शासन जाना में पड़ा। कहाँ हत्या हुई है जरा बताइए। और हत्या होती है तो कहाँ समय सीमा के अंदर मुजरिम नहीं पकड़े जाते हैं, यह बताइए। किसी के साथ अगर अन्याय हुआ है तो लेकिन यह उस बताइए। मुजरिम के पक्ष में केंद्रीय मंत्री प्रचार करते हैं, कहते हैं लोगों को निकलने मत दो बाहर। किसको कहते हैं कि नहीं निकल लेते, जरा बताइए मोकामा तो। ललन सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखिए बड़े चुनाव भाई, आयोग ने कराया ऐसा मुकदमा कायम। ऐसा अनंत माफ सिंह जेल में कीजिएगा, है। ऐसा हम संघ परिवार से हैं, मेरा निर्माण ही संघ स्थान से हुआ है। हमें गर्व होता है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। ऐसा राष्ट्र सर्वोपरि, भारत माता परम सर्वोपरि, परम पूज भगवा ध्वज, हमने तो संस्कृति, हमें विरासत मिली है अपने संगठन के मार्गदर्शक ठीक है। कर्ताओं से। तो भले डराने की रूपेंद्र क्षमता मिश्रा जी भी लोकतंत्र जुड़े में हैं। आपने कहा जिस तरह से जन स्वराज की हवा निकल गई, उन्हीं से पूछते हैं हवा कैसे निकल गई भाई। वो कह रहे हैं शुरू में ही हवा निकल गई जन स्वराज की। रूपेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? रुपेंद्र जी शायद अभी नहीं मिले। रूपेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, हम तकनीकी खामी है लगता है, चेक करा रही है हमारी टीम, क्योंकि धर्मेंद्र जी ने सीधा कहा था जन स्वराज की हवा निकल गई है। लेकिन भट्ट जी, अब बड़े भाई छोटे भाई पासा पलट गया है। पिछली बार कोई और भूमिका में था और अब कोई और भूमिका में, बड़ा भाई बदल गया है। जन स्वराज के जुड़ गए शायद। देखिए, जनता दल यू कभी अकेले चुनाव नहीं लड़ी है जी। और जनता दल यू ने कभी नहीं कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। जनता दल यू ने कहा, जो चुनाव के शुरुआती दौर से ही हम लोगों ने कहा है कि एनडीए चुनाव लड़ रही है और यह जीत एनडीए की है। बात करते हैं बड़े भाई छोटे भाई, एनडीए परिवार ने जो आप विशाल अभी प्रचंड बहुमत देख रहे हैं, यह एनडीए परिवार का बहुमत है, ना कि किसी एक पार्टी का है। एनडीए परिवार मिलकर के जिस मजबूती के साथ, जिस एकता के साथ चुनाव मैदान मतलब पिछली बार चिराग साथ नहीं थे इसलिए नुकसान हो गया था। इस बार चिराग भी साथ हैं, एक साथ लड़े हैं, कहीं कोई नाराजगी नहीं थी, कोई झगड़े नहीं थे, उसका फायदा मिला है। पिछली बार कुछ वैसी परिस्थिति हो गई थी जिसको नकारा नहीं जा सकता। जो हमें चुनाव में जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं आया था, हमारे अपने ही यहाँ तो गए थे। लेकिन इस बार 5 पांडवों ने मिलकर के जिस एकता के साथ, जिस मजबूती के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे, उसका परिणाम आपको यह दिख रहा है कि इंडिया अभी 190-192 पर चल रहा है। तो वो क्या वजह रही हैं? एकता के साथ चुनाव लड़ना, काम, या जो आपने एक तरह से कहा था कि पुराने जंगल राज की याद दिलाई थी, वो वजह रही, या जो 10-10 हजार रुपए आपने बहनों के खातों में डाले वो मास्टर स्ट्रोक रहा? नहीं, उसको मैं ज्यादा तरजीह नहीं देता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिन योजनाओं का प्रचार प्रसार करके धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उसका फल बिहार वासियों को मिला और बिहार वासियों ने इनकी बातों पर यकीन किया कि नीतीश कुमार जी पिछले कई चुनाव से जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। तो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बिहार के लोगों ने वोट किया। नीतीश जी, मोदी जी, चिराग जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, और एक एकता के साथ, एक मुट्ठी के रूप में इन लोगों ने पूरे बिहार में भ्रमण करके एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की लोगों से अपील किया। तो इसमें सारे फैक्टर है, किसी एक फैक्टर को नहीं मानता। पांचों दलों का एक साथ समन्वय के साथ मिलना, उनका चुनाव लड़ना, प्रचार प्रसार मजबूती के साथ करना, योजनाओं का लाभ निचले पैदान पर देना, ये सारे फैक्टर इसमें सम्मानित हैं। ठीक है, अभी मैं रुपेंद्र जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर अमित जी के पास जाऊंगा। रुपेंद्र जी, वो कह रहे थे जन स्वराज की, चलिए लगता है नहीं जुड़ पाए हैं रुपेंद्र जी, लेकिन अमित जी क्या वोट चोरी हो गया क्या? फिर क्या कहेंगे आप इसको? या कहीं ना कहीं महागठबंधन में वो एकता नहीं दिखी जो एनडीए में एकता दिखी, वो मुद्दे नहीं उठा पाया महागठबंधन जो जनता से जुड़ सकते थे, वोट चोरी पर अटक गए? महेश जी, सबसे पहले आपको और आपके पूरे इस टीवी के व्यूअर को सबको प्रणाम। आपने वोट चोरी की बात कही,
तो वोट चोरी कोई से छिपा नहीं है। हाँ, लोकतंत्र में संख्या नंबर मायने रखता है। अभी जिस रुझान पे हमारे साथी बहुत ज्यादा उत्साहित है, तो बहुत ज्यादा उत्साहित होने की बात नहीं है। पिछला चुनाव भी आपने देखा होगा कि किस तरह से क्लीन स्वीप कर रही थी, तो 400 पार कर रही थी बीजेपी लोकसभा में, तो क्या स्थिति पे आके दिखे थे अपने। और विधानसभा में भी किस तरह से उनको मैंडेट दिखाया गया था, फिर कहाँ आके अटका था, लोग आपने देखा था। ये 500,000 के अंतर में बहुत सारी भी सीटें हैं, और हमको लगता है कि एक विधानसभा में लगभग 2.25 लाख के आसपास मतदाता है। हमको लगता है कि 50,000 ही मतदाता के वोटर्स को अभी तो गिने नहीं गए, इसलिए बहुत ज्यादा अभी पटाखे फोड़ने की जरूरत नहीं। हो सकता है पटाखा धरा का धरा रह जाए। रही बात एक हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र जी ने कहा कि हमारा जो पार्टी भारत माता की, जो भारत माता की बात करते हैं, RSS का नागपुर में जो संस्थान है, तिरंगा झंडा 2014 के पहले नहीं फहराया गया। हाँ, और ये 0-14 की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार 0-14 चुनाव आप आपने देखा कि किस तरह से चुनाव की बात हो रही है और आप घुमा रहे हैं हमको नागपुर। मैं आ रहा हूं अमित जी आपके पास। एक बड़ी खबर आ गई है, भोपाल से बिहार चुनाव के रुझान उत्साहवर्धक हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं, एनडीए के सभी नेताओं को बधाई दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने बयान जारी किया है। सीएम ने कहा बिहार चुनाव के रुझान उत्साहवर्धक हैं, सभी एनडीए नेताओं को उन्होंने बधाई दी है। प्रतिक्रिया आने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। जो रुझान आ रहे हैं वास्तव में वो उत्साहवर्धक भी है, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने एक नए प्रकार की विकास परक जो राजनीति 2014 से देखी है। एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी धाक भी बनाई, अपनी सरकार चलाने की साख बनाई। उसी सिलसिले में एक एक करके तीसरी बार भी राज्यों के चुनाव जब निर्वाचन के आ रहे हैं, तो बिहार भी उसी कड़ी में शामिल हुआ, जो पूर्ववर्ती समय में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार, ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार जो चल रही है, और तथाकथित कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं, उससे जनता का मन टूट चुका है। और एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर के न केवल देश के विकास बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी माननीय मोदी जी ने जो अपनी नीतियां लागू की है, वाकई वो सबका मनोबल बढ़ाने वाली है। मेरी अपनी ओर से बिहार की बढ़ती जीत के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और एनडीए पूरा गठबंधन, साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित भाजपा के हमारे सारे नेताओं को मेरी अपनी ओर से बधाई। विजय होने वाले सारे भावी। तो मोहन यादव को सुन रहे थे आप, वो सभी को बधाई दे रहे थे एनडीए के। लेकिन बात चल रही थी अमित जी आपके, अब तो आपके जो नेता थे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वो भी 3000 से पीछे हो गए। ये रुझान यदि परिणाम में बदलते हैं तब भी आपकी यही प्रतिक्रिया रहेगी? ब्रजेश जी, अभी हमने कहा, अभी साफ हमने कहा कि जहाँ 2.25 लाख मतदाता हो और 50,000 की संख्या भी अभी पूरी तरह से काउंटिंग नहीं की गई हो, वहाँ इतना अभी उत्साह में होना ये अच्छी बात नहीं है। रही बात हमारे साथी जिस तरह से उन्होंने चुनाव का भी आपने देखा कि केंद्र सरकार का मंत्री और अमित जी एनडीए के वर्कर का भी सुनने की क्षमता नहीं है, तो फिर जीतने में आपने ज्यादा इतना उत्साह में बोलाइए ना। आ रहा हूं आपके पास। आपने देखा होगा अमित जी कि एनडीए के जितने भी साथी हैं हमेशा विश्वास में नहीं जाते। घर में बंद कर दीजिए और यदि घर से बूथ तक लाइए और वोट मारवा के घर में जाकर फिर बंद कर दीजिए, और चुनाव आयोग उनको पुलिस छोड़ दे ऐसा तो प्रचार करिए। क्या ये चुनाव
नहीं है। अरे हम तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमने ईडी से चुनाव लड़ा, सीबीआई से चुनाव चुनाव ये सब झूठ की बात है, तक अफवाह फैल रही है आप लोग। अब से शुरू हो गया आप लोग नहीं लिखाया, अभी से ही हो गया बावजूद हम शिकायत करते हैं, यदि हमारे नंबर का होंगे और जब हम जनता मालिक हमारी है और हमको वीडियो का मौका देती है तो हम उससे शिकायत देते हैं, उससे नहीं है, इतना उत्साह में नहीं रहना है आपको। इतना जल्दी आप तो गड़बड़ा जाते हैं अमित जी, नहीं होना चाहिए। अभय जी, आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आपको सुनने की क्षमता है नहीं, नंबर देखे वो क्लास चालू हो गई, आपकी सबसे बड़ी कमी है। आप जब बोल रहे थे तो हमने आप एक बार भी प्रतिक्रिया नहीं दिया, हमने आपका ध्यान से सुना, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी नंबर दिख रहा है, आपकी बौखलाहट ज्यादा हो गई है, लेकिन बहुत ज्यादा बौखलाहट नहीं होना है, अभी बहुत कम काउंटिंग हुई है, बहुत सारे फैसले की संभावना। जी भट्ट साहब, क्या कह रहे थे आप? आपकी आवाज नहीं आ पाई थी। यही आपको कर दिया अमित जी, अभी तो बहुत समय है। वो मानने को तैयार नहीं है कि अभी समय है 2 से 5 लाख तक के मतदाताओं के ब्रजेश जी, तेजस्वी के साथ साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, जिनको बड़ी उम्मीद से बनाया है राजेश कुमार को कि वो दलित वोट भी लाएंगे, वो खुद अपनी सीट से 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं अभी। अब क्या कहेंगे अमित जी? नेता भी पीछे, आपका नेता भी पीछे, भाई तेजस्वी भी पीछे हो गए। पिछले चुनाव में बनारस में नरेंद्र मोदी भी एक समय पीछे चले गए, तो क्या हो गया? उससे आगे पीछे होते रहेगा, जब 2 लाख की काउंटिंग है तो आगे पीछे चलता रहेगा, आप वेट करिए ना। तो मतलब ये तो मान रहे हैं ना आपके इस बार वोट चोरी नहीं हुई, आपके पक्ष में ही मान लेते हैं, तो बाद में ये तो नहीं कहोगे ना कि वोट चोरी हो गया। वोट चोरी सिर्फ चुनाव में नहीं होती है, वोट चोरी के कई मामले चुनाव के अंतिम समय हमारे आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। 400 जगह 1500 क्या ये वोट चोरी का साधन नहीं है? आपने तो सरकारी खजाने को इस तरह से रेवड़ी के रूप में बांटा है और वोट चोरी करने का प्रयास किया है, जनता ने देखी है, लेकिन बावजूद तो उन्होंने 10,000 आप वादा करते हो ना, 30,000 दे रहे थे, आप तो कह रहे थे और स्वीकार करें। नहीं, वो उन्होंने 10,000 दिया, आप 30,000 देने का वादा कर रहे थे। दूसरे राज्यों की भी हम बात करें तो आपने भी वादा किए थे, आप अपने घर से लाते क्या? वो भी तो सरकारी खजाने से जाता ना भाई। सरकार में से खजाना लुटा लिए, सरकार में से खजाना लुटा लिए। हम तो 30,000 देने की बात किए थे तो सरकार में थे, हमने सरकार में आने के बाद कहा था, आप तो चुनाव के अंतिम समय और चुनाव चल रहा था कम बांट रहे थे, चुनाव चल रहा था, बीच में पैसा महिलाओं के बीच बांटा जा रहा था, चुनाव क्या था? अरे झारखंड में जिस दिन चुनाव थे उसके एक दिन पहले महिलाओं के खाते में पैसा आया था, झारखंड में, जहाँ आपके गठबंधन की सरकार है। उसमें इनकी बोलती नहीं निकलती है, उसमें ये लोग नहीं बोलते हैं। अरे उसमें आपको बोलते कहाँ है? आपको उस समय झारखंड में ईवीएम नहीं दिख रहा था, झारखंड में ईवीएम नहीं दिख रहा था। कभी कभी अपने को भी स्वीकार कीजिए कि गलती। लेकिन भट्ट साहब वो कह रहे हैं सरकारी खजाना लुटाकर आपने एक तरह से वोट चोरी ही की है, वोट खरीद लिया है। ये झारखंड पर नहीं बोल सकते ना, ये के खिलाफ राजनीति का प्रत्याशी है, इस पर ये बयान नहीं दे रहे, अपने नहीं बोल रहे। आपने हमारी क्या गलती इसमें? चुनाव 4.5 साल जनता कमा रही थी और आप बुजुर्गों को की तरह सरकारी खजाने को लुटाने की कोशिश, ठीक है, जनता को प्रलोभन से आपने सरकार मांगने के लिए ठीक है। लेकिन मिथिलेश जी, यदि जो रुझान आ रहे हैं वो परिणाम में तब्दील होते हैं जैसी संभावना है, भले ही अमित जी ना माने, लेकिन यदि ऐसा होता है तो क्या ये नहीं लगता है बिहार ने एक बार, बिहार के मतदाताओं ने परिवारवाद को भी नकार दिया है? देखिए, यहां पर मैं कहूंगा, अगर महागठबंधन की बात अगर करें तो सीधे आरजेडी की बातें किया जा सकता है जी। लोग महागठबंधन को आरजेडी से ही लोग तौलते हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी कांग्रेस का जो स्थिति है आप देख लीजिए, लेकिन यहां पर यह बात कहेंगे
कि राघोपुर जो सीट था तेजस्वी यादव का, उसके पहले भी राबड़ी देवी को भी उन्होंने हराया था सतीश यादव ने। तो अभी जिस तरह का एक पहले मां को भी हराया, अभी पुत्र को भी हराने की बातें सामने में आने लगा। 3000 वोट से पीछे अभी चल रहे हैं तेजस्वी यादव। तो मिथिलेश जी, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उससे अपने दर्शकों को बता देता हूं, आपको भी, फिर इसके बाद आपके पास लौटूंगा। राघोपुर से तेजस्वी यादव 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तेज प्रताप भी 13000 वोटों से पीछे हो गए। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बिहार की सभी 243 सीटों के रुझान आ गए हैं। रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन 50 पर सिमटता हुआ दिख रहा है। लालू यादव के दोनों बेटे पीछे हो गए। राघोपुर से तेजस्वी यादव 3000 से पीछे चल रहे हैं। तेज प्रताप भी 10,000 से अब 13,000 से पीछे हो गए हैं, पहले 10,000 से थे। मिथिलेश जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हो, लेकिन मेरा एक सवाल था, क्या परिवारवाद को नकार दिया है? क्योंकि आरजेडी की बात करें तो परिवारवादी है ना एक तरह से। देखिए, बिहार में अगर सत्ता की बातें करें सीधे तौर पे, तो परिवारवाद तो रहेगा ही रहेगा। ये कभी अछूता हो ही नहीं सकता है। भले लालू प्रसाद यादव ने अपने पुत्रों को, पुत्रियों को राजनीति के अखाड़ों में उतारा हो। हाँ, चले जाइए सीधे तौर पे जीतन राम मांझी को, वो भी अपने पुत्र को उतारा उन्होंने, बहू को उतारा उन्होंने, समधन को उतारा उन्होंने। तो यहाँ परिवारवाद तो चलता ही रहेगा। आप यहाँ पे बात कर लीजिए कांग्रेस का, तो कांग्रेस का पीढ़ी दर पीढ़ी तो चलता ही आ रहा है। तो चुनाव की जो अभी जिस तरीके से चल रहा है, जनता अब की बार जनता अब की बार मतगणना में सीधे तौर पे अब दिखा दिया है कि क्या पावर होता है जनता का। अब की बार परिवारवाद को छोड़कर मतगणना में यह दिखाई देने लगा है, रुझान जनता का यह दिखाई देने लगा है कि मुझे सही मायने में किसको वोट देकर के, किसके नेतृत्व में हमें अपने आवाम को रहना चाहिए। केंद्र सरकार और बिहार सरकार में अभी फिलहाल एक ही तार जोड़ करके चला जा रहा। जिस तरीके से राहुल गांधी आए थे और हम लोगों को यह लगने लगा था कि राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूती से अपनी दामन थाम कर आगे की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे, लेकिन यहां आने के बाद मात्र 6 पर अभी जो रुझान आ रहा है वो दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में क्या होगा तो ये कुछ समय के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन तो क्या आपको लगता है मिथिलेश जी कि राहुल गांधी और तेजस्वी कदम ताल नहीं कर पाए, एक साथ वैसा दिखा नहीं पाए, एकजुटता नहीं दिखा पाए? देखिए, दोनों युवा थे और दोनों युवा होने के नाते अभी जिस तरीके से लोग समझ रहे थे कि अब के युवाओं के हाथों में नेतृत्व को दिया जाएगा, लेकिन लोगों के अंदर में एक और भी बातें सामने में आ रहा था कि अनुभव की कमी है। जिस तरह से इनको राजनीति में एक नाम दे दिया गया था राहुल गांधी को, तो वो नाम को मैं ये एक पत्रकार होने के नाते मैं ये बात को खुलासा नहीं करना चाहता। पूरे कांग्रेस कहती है, लोग भी मानते हैं अधिकांश, के भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो छवि एक थी राहुल गांधी की वो बदली है, जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी राजेश जी ये भी हमने देखा ना कि बिहार में इतनी बड़ी रैली के बाद की जो कैंपेन शुरू हो रहा था और 2 महीने राहुल गांधी गायब हो जाते हैं बिहार से, 2 महीने बाद चुनाव प्रचार में जाते हैं वो। तो एक रेम्पो जो टेम्पो था वो तो खत्म कर देते हैं ना वो। बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरीके से रुझान आ रहा है, उस रुझान में बड़ा ही हाशिए पर धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी को जो छवि था, एक नेतृत्व का था, एक केंद्र के बाहुबल के रूप में था, एक दिखाई देता था कि बड़े सत्ताधारियों के पीछे की अग्रज रहे हैं ये। तो अब जो स्थितियां अभी सामने में आ रहा है, जहां राजनीति का धुरी दिखाई देता था, जहां पे आप वहां से शुरू करें, हम लोग नेहरू जी के परिवार से शुरू करें, तो वहां से कांग्रेस के धीरे धीरे जो गिरावट आता चला गया। अभी बिहार में जो चुनाव दिखाई दिया उसमें तो 6 मात्र अभी रुझान में दिखाई दे रहा। तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा, आने वाले समय में पतन की तरफ इशारा चला जा रहा है, क्योंकि सीटें अभी मिलने नहीं जा रहा है। आने वाले समय में जिस तरीके से जन स्वराज ने 1 साल पहले अपना, 3 साल पहले उन्होंने शुरुआत किया था, 1 साल से पूरे राजनीतिकरण उन्होंने कर दिया। उसमें जो लगा था लोगों को आमतौर पर कि अभी जन स्वराज कहीं ना कहीं सीट ले आएगा, एक बदलाव की राजनीति करेंगे, पलायन को रोक देंगे, लोगों को यहीं पे एक नौकरी भी दे देंगे। तो इन सभी बातों को लेकर के लोगों को अच्छा तो लग रहा था,
आपने देखा होगा कि जब भी लेकिन तेजस्वी यादव के रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही थी, क्या वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई? या जो तेजस्वी यादव जिस लाइन को लेकर चल रहे थे कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर उसको पंचर कर दिया। ये लगता है क्या आपको कि राहुल गांधी यदि साथ नहीं होते महागठबंधन में कांग्रेस, तो आरजेडी के जो आंकड़े आ रहे हैं, महागठबंधन के जो आंकड़े आ रहे हैं, वो कुछ और होते? देखिए, यहां पर मैं कहूंगा ना कि जिस तरीके से ट्रम्प कार्ड खेला एनडीए ने और उसकी रुझान को देखते हुए इन्होंने पीछे पीछे वार किया है। अब आप देख लीजिए कि उस समय की बातें मैं याद कराऊंगा आपको कि जब उन्होंने बुजुर्गों की, विधवाओं का जो पेंशन की बात उन्होंने किया था, जहां 400 रुपए मिला करते थे और उन्होंने 1100 रुपए कर दिया, तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं 2500 रुपए दूंगा। तो उनके पीछे पीछे चलने की जो बातें था, लोगों के अंदर में समझ आने लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ हवा दे रहे। उनकी एक और भी नकारात्मक बातें सामने में आया था कि और हर परिवार को रोजगार देना भी लोगों के गले नहीं उतरा। जी बिल्कुल, लोगों को लगा कि अरे भी प्रत्येक घरों में एक रोजगार देंगे तो आखिर कहां चलाएंगे? बिहार की उतनी बजट नहीं है, जब बजट नहीं होगा तो आखिर पैसे देंगे कहां पे? आपको याद होगा। और फिर बिहार में 2.5 करोड़ लोग करेंगे क्या? 2.5 करोड़ रोजगार आप दोगे। लेकिन ब्रजेश जी, चूंकि परिवारवाद की बात हो रही तो मैं 1 मिनट का समय लूंगा बस। बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार को तेजस्वी चाचा कहते हैं। वो भारत की राजनीति का जो इतिहास है, वो चाचा जल्दी से भतीजों को सत्ता नहीं देते हैं। बाल ठाकरे ने पूरी जिंदगी राज ठाकरे से काम करवाया, लेकिन सत्ता देने की बात आई तो उन्होंने भतीजे राज ठाकरे को नहीं, बेटे उद्धव ठाकरे को चुना। शरद पवार की बात करें, पूरी जिंदगी उन्होंने अजित पवार से हम्माली कराई, लेकिन जब राजपाट सौंपना था तो बेटी सुप्रिया सुले को सौंपा। मुलायम सिंह ने पूरी जिंदगी अपने बेटे भाई हम्माली करवाई शिवपाल से, लेकिन जब राजपाट सौंपना था तो अखिलेश को सौंपा। इसके बाद वो चाचा उनके दुश्मन हो गए, शिवपाल अपनी पार्टी बना ली, लेकिन दूसरे चाचा रामगोपाल ने सहारा दिया तो ये स्थिति बन गई। तो यानी चाचाओं ने कभी भतीजों की राह इतनी आसानी से छोड़ी नहीं है, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते थे कि तेजस्वी के लिए नीतीश कुमार इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से राह छोड़ देंगे? ये तक कतई लग ही नहीं रहा था। शुरुआती तौर पर 2005 की पूर्व की बातें मैं कर लूं, लालू प्रसाद यादव का जब राज हुआ करता था, तो उस समय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिलकर के जब शुरुआत दौर उन्होंने करना शुरू किया, जब 2005 में एनडीए का सरकार बना था, उसके बाद उन्होंने शुरुआत किया था, 2010 की तब्दीली हुआ। लेकिन उस समय भी नीतीश कुमार को समझ में आ चुका था कि हम लालू प्रसाद यादव का दामन अगर थामेंगे तो हमारे सरकार सही मायने में सुदृढ़ नहीं हो पाएगा, अपराधीकरण कम नहीं हो पाएगा। लोगों के अंदर में एक जो भय था वो अपराध की तरफ, लोग शाम में निकलने के बाद डरा करते थे, तो ये सब चीजों को वो हटाना चाहते थे और इसी कारण था कि एनडीए की तरफ उनका रुख चला गया। और नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दिए जो आज तक परिवारवाद की बातें उन्होंने कभी किया ही नहीं। आप उनकी शुरुआती तौर में देख रहे बिहार में कि कई लोगों ने यह कहा था कि उनके पुत्र को ले आया जाए। नीतीश कुमार अभी मानसिक तौर पर बीमार चल रहे थे, लेकिन लोग ये कह तो दे रहे थे, लेकिन सभी को जो राजनीति के जो पंडित कहे जाते थे, सभी लोगों ने एक ही बात कहा था कि ये आम तौर पर ये मानसिक बीमार नहीं है, बल्कि एक ऐसे चाणक्य इनके अंदर में प्रवेश है मानसिक तौर पर, जो आने वाले समय में जो चुनाव में निश्चित तौर पर आगे की बढ़त दिलाने में सबसे बड़ा संग्राम यही कर सकते हैं। और यही देख लीजिए, अब की बार जो जितने भी राजनीति के लोग थे जो अपनी पहाड़ा पढ़ाया करते थे, वो सभी लोग हाशिए में चले गए और आज फिर नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा बढ़त दिखाई देने लगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में भी आपको बताते चले कि बीजेपी का फिलहाल अभी बढ़त है, 84 की सीट पे अभी रुझान उनके आ रहे हैं, 75 पे अभी जेडी चले गए हैं। तो अब धीरे धीरे बढ़ेगा घटेगा विषय तो अब आने वाले कुछ ही समय में होगा। लेकिन एक और सवाल लोगों के मन में है, दर्शकों के मन में भी है, राजनीतिक गलियारों में भी है कि नीतीश कुमार फिर सीएम बनेंगे तो क्या 5 साल का टर्न ओवर करेंगे? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए थे, जिस तरह की उनकी तस्वीरें आई थी, क्या आपको लगता है यह मुद्दा हमने देखा था विपक्ष ने भी उठाया था? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में जिस तरीके से आंकलन किए जाते हैं कि वो दिमागी तौर पे कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं। जो उन्हें जानते, जो उन्हें समझते हैं, भले देखिए मीडिया कर्मी होने के नाते हम लोग उनकी एक एक झलकियों को दिखा कर करके अपने भले ही आम लोगों को व्यूज को दिखाने के लिए कर दे, लेकिन एक नीतीश कुमार वाकई एक चाणक्य के रूप में है। और आने वाले जो 2025 के 30 के बीच में जो चलेगा, तो इनको हटाने वाला भी नहीं, भले आकस्मिक की किसी भी तरह कोई घटना ना घटे, उस समय तक
हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार को हटा करके कोई और भी मुख्यमंत्री को बनाया जा सके। लेकिन अभी वर्तमान के परिवेश को देखते हुए जदयू का सबसे बड़ा नेतृत्व और बिहार का सबसे बड़ा नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथों में अभी तक का दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार का जो चेहरा है उसके अनुपात में अगर किसी और भी व्यक्तित्व को देखा जाए, ना बीजेपी में दिखाई दे रहा, ना जदयू में दिखाई दे रहा, तो कहीं भी सामने में अब दिखाई नहीं दे रहा। चिराग पासवान का बात निकला था, जो सबसे मोदी के हनुमान भी माने जाते हैं, कि उनको भी मुख्यमंत्री का चेहरा थोड़ी देर के लिए बात आया था सामने में कि युवा के रूप में अगर होगा तो प्रस्तुत किया जा सकता, लेकिन अनुभव की कमी के कारण यह संभव भी आगे नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी जिस तरह से चिराग पासवान भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको रोकने के पीछे भी यही वजह थी क्या, कहीं नीतीश कुमार को यह ना लगे? बिल्कुल, देखिए दोनों में खटास की थोड़ी बहुत तो वहां पे दिखाई दिया था। नीतीश कुमार में और चिराग पासवान में हल्की फुल्की नोक झुक रहा करता था। जहां पे जदयू का सीट था वहां पे चिराग पासवान भी उतारने का प्रयास उन्होंने किया। लेकिन ये भी है ना कि इस छठ पूजा पे नीतीश ने जिन दो नेताओं से बात की थी, मुलाकात की थी, उनमें से एक चिराग पासवान भी थे, यानी एक संकेत तो उन्होंने दिया था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए यहां पे एनडीए का नेतृत्व करने वाले मोदी हैं, और एनडीए के नेतृत्व में किसी भी तरह के कोई भी गलत ना हो जाए उसके लिए मोदी खुद बैठ करके बैठक किया करते हैं, अंदरूनी तक बात करते हैं। जहां तक बात सामने में आता है, शुरुआत में आया था कि चिराग नाराज है सीटों को लेकर, लेकिन वो वैसी नाराजगी जाहिर नहीं हो पाई, ना पब्लिक में आ पाई, और वो मान गए थे 29 सीटों पर। लेकिन आलोक जी, जो चाणक्य हैं बिहार की राजनीति के, नीतीश कुमार, उनका तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप लोग। देखिए भले चाणक्य ये लोग समझते होंगे, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी अभी कहा कि जब तक उनकी आकस्मिक कोई चीज नहीं हो जाती तब तक वो बिहार को संभाले रहेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। आप देख लीजिए कि बिहार को इन्होंने पिछले 20 सालों में कहाँ गर्त में लाकर खड़ा कर दिया। नीति आयोग की भी रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में पलायन सबसे ज्यादा है, लेकिन जनता को रोजगार की कमी है, तो सब कुछ है। ये लोग तो, इन लोगों के पास तो विल पावर भी नहीं है, इन लोगों के पास इच्छा शक्ति भी नहीं है। कहते हैं कि जमीन कहाँ है, समुद्र कहाँ है, कहाँ पे बिहार में कारखाना लाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बातें हैं, चाणक्य वाली चीजें हैं। और जेडीयू के साथ ही अभी आंकड़ों को लेकर काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। भट्ट जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, मैं आऊंगा आपके पास। कुछ ना कुछ तकनीक खामी है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, इसके बाद फिर मैं लौटूंगा आपके पास। मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान आ गया है। मध्य प्रदेश से अनुमान यथार्थ में तब्दील हुए हैं। विश्वास सारंग भी बिहार में चुनाव कैंपेन में बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वहां पे डेरा डाले हुए थे। क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। ये जीत एक बार पुनः सुशासन की जीत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा स्थापित हुई है उसको प्रतिपादित करने का काम बिहार की जनता ने किया है। एक बार पुनः बिहार की जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि नरेंद्र मोदी। जी रंजन जी, आप कह रहे थे, लेकिन जनता तो कुछ और कह रही है। आपके कहने से क्या, जनता, लोकतंत्र में तो जनता जो मोहर लगाती है वो सही है, लगातार नीतीश कुमार को चुनती जा रही है, और आप कह रहे हैं चाणक्य नहीं है वो, हर बार आपको मात दे देते हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जनता का ही जो जनबल होता है, जनता का जो मैंडेट होता है वो सर्वोपरि होता है। जिस तरीके से लोकतंत्र में मतदान जितना आवश्यक है उतना ही मतगणना भी निष्पक्ष रूप से आवश्यक है। और अब देख लीजिए, हम लोगों ने पिछले दफा भी देखा कि अभी हाल ही में समस्तीपुर में, सिवान में, महाराजगंज जो सीट था वहां पर वीवीपैट की पर्चियां यूं ही पाई गई। आज तक अभी तक चुनाव आयोग का जो भी जो जवाब रहा है वो संतोषप्रद नहीं रहा है। अभी हमारे जो बगल के का जो जिला है रोहतास, सासाराम में 8 बजे रात में ट्रक अंदर गई, 3 बजे सुबह तक। तो ये सब चीजें तो जग जाहिर है, ये सब चीजें तो जग जाहिर है। तो हम लोग तो चुनाव जनता के साथ भी लड़े, जनता के मुद्दों पर भी लड़े। और दूसरी बात यह है कि
मतलब आप सरकारी ये जो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं जनता ने हैं, वोट तो आपको जितनी दिया जो था, व्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा ईवीएम है। से किसी और के नाम की निकल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जनता का जनादेश का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश लेकिन का हमें लेकिन पूरा ब्रजेश जी, भरोसा है। वैसे और अभी आलोक ये आलोक हम भाई शुरू सही में कह भी रहे कह हैं, रहे हैं तकनीकी रूप कि से अभी तो शुरुआती रुझान है, अभी डिबेट करते हम लोगों को 1 घंटा हो गया होगा, लेकिन तकरीबन अभी भी आप देख ले तो लेकिन आप 25 देखिए राउंड आलोक जी, की 1 घंटे से हम बची चर्चा कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप भी देख रहे होगे, वेबसाइट पे भी आप भी चुनाव आयोग की देख रहे होगे, रुझानों में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया है 1 घंटे में भी। और दूसरी बात जो आलोक जी सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाणक्य नहीं है, क्योंकि चाणक्य ने शासन नहीं किया था, वो तो कह सकते हैं चंद्रगुप्त हैं। हाँ। थोड़ा तकनीकी रूप से सही है, क्योंकि चाणक्य ने शासन नहीं किया था, लेकिन वो ऐसे जरूर चाणक्य हैं और अभी वो चाणक्य बनेंगे नहीं, क्योंकि चाणक्य ने तो किसी और को राजा बनवाया था। तो फिलहाल नीतीश कुमार चाणक्य तो नहीं बन कभी रहे कभी 5 साल। लालू यादव को भी इससे पहले ये संज्ञा दी जाती थी मनोज जी, लेकिन अब वो चाणक्य नहीं बन पा रहे। एक कमेंट हम जरूर करना चाहेंगे, एक कमेंट करना चाहेंगे। अभी हमारे जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है जुड़े हुए हैं, बड़े भाई तुल्य हैं, कहें कि संघ से हम निकले हुए हैं, अभी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहते, प्रधान सेवक कहते हैं। निश्चित तौर पे उनके बात से हम भी ताल्लुकात रखते हैं। सेवक तो है, बड़ा अच्छा सेवा करते हैं, लेकिन किसका करते हैं? आप है अंबानी का करते हैं, अडानी का करते हैं, आप तो यही प्रधान अटके हो, सेवक जनता कुछ और लगा रही वहीं है। पे अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इनके प्रधान सेवक भी नहीं मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हम लोग बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप भी लगता है कांग्रेस की लाइन पर चल पड़े हैं, इसलिए रंजन जी ये हालात हो गए। अंत में रोना ये लोग पर रोएगा, अंत में रोना ईडी पर रोएगा, अंत में सरकार पर रोएगा। जेडीयू के साथ ही आपका बगल में ही कार्यालय है पटना में, आपको पटाखे और मिठाइयाँ भेजवानी पड़ जाएगी हमारे यहाँ, रखी रह जाएंगी, आपको भेजवाना पड़ जाएगा। नहीं तो एक लोकतंत्र में दस्तूर है ना, मिठाई तो सबके यहाँ जाती है, आपके यहाँ भी भेज देंगे। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आपके वो आप सभी काम का का ही बहुत नहीं बहुत रह जाएगा, धन्यवाद। आपको भेजना ही पड़ और जाएगा। बिहार के चुनाव के परिणामों को जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए। छोटे से ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं फिर नए आंकड़ों के साथ, और क्या रुझान है, कौन की जीत हुई है, कौन हार गया है, ये तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।